12वीं रसायन में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 13 एमीन, और एमीन का ये तीसरा भाग है, तीसरा वीडियो है, भाग 3 लेके आया हूँ, जिसमें आज जो प्रमुख रूप से हम अभिक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, डाइएजेटीकरण, एसिटिलीकरण, हिंसबर्ग अभिकर्मक, सल्फेनिलिक अम्ल, एमीन का नाइट्रीकरण सीधा संभव नहीं है, क्यों? इसको विशेष विधि से किया जाता है नाइट्रीकरण जो है। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये सभी रासायनिक गुण ही हैं एमीन के। तो रासायनिक गुण का भाग 1 में हमने उसमें एमीन का क्षारकीय प्रभाव देखा था। अब बाकी जो रासायनिक गुण है आज हम अध्ययन करेंगे। एमीन के रासायनिक गुण भाग 2 है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एल्किलन या एल्केलीकरण, एल्काइलेशन किसे कहते हैं। तो एमीन अणु में से हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह का आना एल्किलन कहलाता है। एमीन अणु में जो हाइड्रोजन आता है, एक हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किलन समूह आ जाता है, एल्किल समूह आ जाता है, तो एल्किलन कहलाती है वो जो अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये मुख्य अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो एल्किलन क्या है, आपको इसको लिखना पड़ेगा। जब एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक, 3 डिग्री मतलब तृतीयक और चतुष्क एमीन लवण बनते हैं या एमीन बनते हैं। ठीक है। तो हमने अमोनिया अपघटन में देखा था इसके पूर्व पाठ में कि अमोनिया का अपघटन एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में होते होते प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क एमीन बनता था। चूंकि हम एमीन का पाठ पढ़ रहे हैं, एमीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह प्राथमिक एमीन का जब अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं तो द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क एमीन प्राप्त होगा। ये देखिए RNH2 प्राथमिक एमीन है, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया किया गया तो यहाँ जैसे पूर्व में बोला गया है कि हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह आएगा, तो एक हाइड्रोजन के स्थान पर R आ जाएगा तो R2NH हो गया, है ना। एल्किल समूह आ जाएगा तो R2NH हो गया, एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, एक R आके जुड़ गया। फिर द्वितीयक एमीन का निर्माण हुआ, द्वितीयक एमीन में से फिर RX आएगा, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो फिर एक R ग्रुप जुड़ेगा तो R3 हो जाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा, R3N आ गया, तृतीयक एमीन प्राप्त हुआ। फिर इसमें जो है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है RX में, चूंकि अब हाइड्रोजन विस्थापित नहीं है तो ऋणात्मक यौगिक बना लेता है और R4NX बनता है, जिसमें नाइट्रोजन धनात्मक और हैलाइड जो है ऋणात्मक होती है। इसको बोला जाता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसके बारे में हम पूर्व पाठ में भी पढ़ चुके हैं जब अमोनिया का अमोनिया अपघटन देखे थे। ठीक है। हाफमैन अभिक्रिया के नाम से जिसको जाना गया था। तो आप R के जगह में एल्किल के समय जगह स्थान पे कोई भी R एल्किल समूह ले सकते हैं, CH3 C2H5, तो आपको जो है उसका उत्पाद बनते जाएगा, मिलते जाएगा। अब एसिटिलन देखें या एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन किसको बोलेंगे। तो एमीन में हाइड्रोजन के स्थान पर एसिटिल समूह का आना एसिटिलन कहलाता है। इसमें एसिटिलन प्रायः एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से किया जाता है। ये हमारा पूर्व नॉलेज ज्ञात रहना चाहिए। और एक्चुअल में एसिटिलन या एसिटिलीकरण क्या है बोलने से आप इसको लिखोगे, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके प्रतिस्थापी एमाइड बनाता है। ये देखिए प्राइमरी एमीन हमने लिया RNH2, एसिड क्लोराइड का हमने प्रयोग किया, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो, एसिड क्लोराइड एसिड है ना। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड लिया गया है RCOCl। अब सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन रहा है, मतलब प्रतिस्थापी एमाइड बनेगा इसमें जो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं RNH, ठीक है, RNH, और ये जो हाइड्रोजन था ये निकल जाता है और इसमें से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिल जाता है HCl के रूप में, बाकी का ये हो जाता है NH। फिर जो है एक कार्बन जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ में, है ना। तो उसके बाद फिर जो है एल्किल ग्रुप बचता है। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल देना है, इसको पलट के लिख दो। फिर इस प्रकार से प्रतिस्थापित उत्पाद बन जाएगा RNHCOR, मतलब एमाइड बन जाएगा, एन एल्किल एसिटामाइड बनेगा, एन एल्किल एसिटामाइड। ये देखिए एक उदाहरण लिया हमने मेथिल एमीन का, CH3NH2 है, CH3COCl
एसिटिल क्लोराइड है, ये 3 जो है बराबर के लेवल में आगे है, आप इसको नीचे लिखना, ठीक है। CH3COCl होगा। पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एन मेथिल एसिटामाइड बनता है। यहाँ वही जो बोल रहा था CH3NH लिखा गया, यहाँ से एक H निकलेगा और एक Cl निकलेगा, तो फिर उसको हमने लिख दिया CH3NH, ठीक है, और फिर ये पलट के लिख दो इसको, तो COCH3, Cl निकल गया, तो एन मेथिल एसिटामाइड बन रहा है, ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन के जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है, इसका एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिस्थापी एमाइड प्राप्त होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा। अब एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच होने वाली अभिक्रिया को भी एसिटिलीकरण कहते हैं, है ना। एरोमेटिक एमीन एनिलीन है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया होगी, उसको भी एसिटिलीकरण कहेंगे। हम यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक के लिए ले आके आए हैं। तो इस अभिक्रिया में एनिलीन न्यूक्लियोफाइल के रूप में और एसिटिक एनहाइड्राइड से एसाइल जो CH3CO समूह है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है, और एमीन समूह NH3 समूह का हाइड्रोजन परमाणु यहाँ एसाइल समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। NH2 समूह का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होगा। तो ये देखिए एनिलीन है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। हम एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच होने वाली अभिक्रिया को भी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम एसिटिल क्लोराइड का या एसिड क्लोराइड का ही प्रयोग किए हैं, आप चाहो तो उसका प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से समूह एमीन समूह से क्या होगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये जो COCH3 समूह आएगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl के साथ मिल जाएगा, ये Cl के रूप में देखिए अलग हो गया। बाकी जो है इसमें बना दिया ये C6H5NH3OCH3। एसिटिलाइड का सूत्र है ये, याद रखेंगे, एन फेनिल एथेनामाइड बोला जाता है इसको IPC नामकरण में। फिर देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग जो है भोपाल गैस त्रासदी सुने होंगे, तो भोपाल गैस त्रासदी में जो है जहरीली गैस से लोगों की मृत्यु हुई और आज भी उसका दुष्प्रभाव दिखने के लिए मिल रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो वो जो मेथिल आइसोसाइनेट था, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। आप इसको प्रयोगशाला में एमीन समूह के परीक्षण, क्रियात्मक समूह जब एमीन का परीक्षण किए हैं तो वहां पे आप अनुभव किए होंगे, बहुत ही अति दुर्गंध युक्त जहरीली गैस निकलती है, दुर्गंध बहुत अधिक होती है। इसको लंबे समय तक सूंघना नहीं चाहिए, नहीं तो आदमी बेहोश हो जाएगा, अगर ज्यादा सूंघ ले तो मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एच के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड, जिसको कार्बिल एमीन बोलते हैं, बनता है। ये देखिए RNH2 प्राथमिक एमीन है, क्लोरोफॉर्म लिए और एल्कोहलिक OH लेंगे, हीटेड मतलब गर्म किए हम, यहाँ त्रिभुज का आप निशान भी लगा सकते हो। तो RNC ये जो बन रहा है एल्किल आइसोसाइनाइड है, यही एल्किल आइसोसाइनाइड, ये बहुत ही जहरीली है और 3 अणु KCl और 3 अणु पानी का बनता है। ये KCl निकल जाएगा, 3 KCl और H2 हो जाएगा। अब इसका उदाहरण ले लें हम, यहाँ पे हम ले रहे हैं एथिल एमीन के साथ, मेथिल एमीन भी ले सकते हो आप CH3NH2 में, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी वाला हुआ था। यहाँ पे एथिल हमने लिया है, तो एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक OH के साथ गर्म किए तो एथिल कार्बिल एमीन बना। एथिल कार्बिल एमीन मतलब एथिल आइसोसाइनाइड बोल सकते हो आप इसको। इसी प्रकार से एरोमेटिक का हम लेंगे, एरोमेटिक यौगिक में एनिलीन का, तो एरोमेटिक यौगिक में प्राथमिक एमीन या एनिलीन का हमने लिया, तो एनिलीन को क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक OH के साथ में इसको गर्म किया तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है ना, क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है एमीन समूह के। अब आता है हिल्सबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। तो हिल्सबर्ग अभिकर्मक क्या है जान लेते हैं। तो C6H5SO2Cl जिसको बेंजीन, इसको बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिल्सबर्ग अभिकर्मक कहते हैं।
है ना। C6H5SO2Cl को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ लिखा भी गया है इसका रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान में काम में आता है। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को अंतर करने में आता है। अंतर पूछा जा सकता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक के आधार पर, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। देखो सबसे पहले देखें प्राथमिक एमीन में, तो प्राथमिक एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करने पर मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड में घुल जाता है, विलय हो जाता है। ये लिए हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये प्राथमिक एमीन RNH2 है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको इस प्रकार से लिख दिए HNHR के रूप में, क्योंकि एमीन ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसका Cl, तो HCl बाहर हो जाएगा, बाकी जो है यौगिक जुड़ जाएंगे। तो इनको आप लाल वाले को छोड़ दो, देखिए C6H5SO2 HNR के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही है एल्किल, R का एल्किल हो जाएगा, इसका बेंजीन हो जाएगा, और SO2NH है तो सल्फोनेमाइड, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब द्वितीयक एल्कोहल क्या करेगा, द्वितीयक एमीन क्या करेगा, तो द्वितीयक एमीन की जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। देखो इसमें मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है प्राथमिक एमीन, लेकिन द्वितीयक एमीन बनाएगा डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड में विलय नहीं है, अघुलनशील है, नहीं घुलेगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में अंतर हो गया इसमें, यहीं पे ये देखिए यहाँ भी HCl निकलेगा, और चूंकि यहाँ पे द्वितीयक एमीन लिए हैं R2, तो यहाँ पे भी R2 हो जाएगा, R के जगह में एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा ये, तो ये होगा डाई एल्किल आ गया बेंजीन सल्फोनेमाइड। और तृतीयक एमीन में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहता है, इसलिए हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। तो आप इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा अंतर कर सकते हैं। अब आता है सोडियम नाइट्राइट व HCl। सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण को बोला जाता है नाइट्रस अम्ल, जो कि HNO2 के नाम से हम जानते हैं, उससे क्रिया। तो सबसे पहले एलिफेटिक एमीन का देखते हैं, फिर एरोमेटिक एमीन का देखते हैं। तो एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। देखिए RNH2 नाइट्रस अम्ल है HNO2, और इससे क्रिया करके एल्कोहल बना दिया, माने NH2 समूह निकल जाता है, इसके स्थान पर यहां से एक O और H आके जुड़ जाता है, तो ROH बनता है। बाकी जो है H2 और N2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, AN। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का, तो ये डाईएजेटीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आप स्क्रीन में देखे होंगे डाईएजेटीकरण भी लिखा हूं मैं, पूछा जाता है डाईएजेटीकरण किसे कहते हैं करके, तो आपको याद होना चाहिए। डाईएजेटीकरण में आप इस आंसर को लिखेंगे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, या सीधा सीधा आप एनिलीन भी लिख सकते हो उसके स्थान पर। नाइट्रस अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाता है, इसे डाईएजेटीकरण कहते हैं। इसका समीकरण हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए एनिलीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, इस मिश्रण को ले सकते हो, या फिर सीधा HNO2 लिख सकते हो। ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल है, इनके मिश्रण से भी HNO2 बनता है, और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक प्रतिस्थापित हो जाता है, और प्रतिस्थापित होने के बाद यहाँ पे NCl आके जुड़ता है। ठीक है, तो N2Cl हो जाता है, ये जो है N2Cl, ये सोडियम नाइट्राइट है, तो यहाँ ये HNO2 चाहे आप नाइट्रस अम्ल लो, तो HCl मिश्रण अम्ल की उपस्थिति में होता है ना, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना देता है। हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया क्या है, तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड, एल्कोहल में बना हुआ कार्बन डाइसल्फाइड विलयन के साथ अभिक्रित किया जाता है। उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है, इसलिए इसको मस्टर्ड आयल अभिक्रिया भी बोलते हैं। हाफमैन ने दिया था, वैज्ञानिक है, मस्टर्ड मतलब सरसों है, तो मस्टर्ड आयल मतलब सरसों का तेल, तो सरसों के तेल के समान इसमें सुगंध होती है,
इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी पड़ा। ये देखिए प्राथमिक एमीन है। अब एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड है, इसके साथ अब इसको जब अभिकृत करते हैं, मिला देते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो माध्यमिक उत्पाद है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो बना देता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, RNCS एक साथ भी लिख सकते हो, मैं बंड को बताती हुई लिख दिया हूं, RNCS भी आप लिख सकते हो सीधा। तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है। टिल्डेन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डेन अभिकर्मक को नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं, NOCl से क्रिया कराते हैं एमीन का। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्लोरोएल्केन देता है। आप इसको एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में भी पढ़े हो, मैं बताया था। देखिए एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में बताया था ना टिल्डेन अभिकर्मक से। तो प्राथमिक एमीन है NOCl से क्रिया किया और RCl बना दिया, ये जो R और Cl, इसका एमीन ग्रुप निकल जाएगा, इसका NO ग्रुप निकल जाएगा, तो एमीन N2 और ये जो है बचा H2O, ये पानी के रूप में निकल जाता है। अब आता है एरोमेटिक एमीन या एनिलीन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है, मैंने यहाँ अल्फेटिक का नहीं लिया, एरोमेटिक का लिया है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, तो जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया जाता है यहाँ पे। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा एनिलीन के ऑक्सीकरण से पैरा बेंजोक्विनोन बनता है, जो गहरे भूरे रंग की होती है। इसी को प्रश्न में घुमा के पूछा जाता है, पूर्व वीडियो में बताया हूं, है ना। तो अशुद्ध और आश्रित कटी हुई एनिलीन को थोड़ी देर रखने पर वो गहरे भूरे रंग की हो जाती है, क्यों? तो ऑक्सीकरण के कारण पैरा बेंजोक्विनोन बनता है, वही चीज है ये देखिए वही समीकरण एनिलीन है। अम्लीय माध्यम में तनु एस्टर की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में क्रिया करके जो है ये बना दिया पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी सांद्र एस्टोस्पोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्रिया करा दी जाए तो ऑक्सीकरण से एनिलीन ब्लैक बनता है, जो काले रंग का होता है। ये सांद्र एस्टोस्पोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा एनिलीन के ऑक्सीकरण से एनिलीन ब्लैक रंजक बनता है, जो काले रंग की होती है। तो ये चीज को आप रखना, तनु के साथ में या डाइल्यूट के साथ में पैरा बेंजोक्विनोन बना रहा है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लोगे आप तो एनिलीन ब्लैक रंजक बनता है। इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछता है, तो पैरा बेंजोक्विनोन का संरचना भी पता रहना चाहिए और एनिलीन ब्लैक रंजक क्या है ये भी पता रहना चाहिए। तो इसके प्रश्न एक ले लिया हूं मैं, एनिलीन ब्लैक क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको लिखना होगा एनिलीन को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत करने पर प्राप्त काले रंग का पदार्थ एनिलीन ब्लैक है, ब्लैक कहलाता है। यहाँ पे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हूं मैं, यहाँ पे सांद्र एस्टोस्पोर की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिश्रण के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। सांद्र के रूप में मिलता है, सांद्र एस्टोस्पोर रहेगा तब एनिलीन ब्लैक बनेगा। उपयोग पहला काला रंग के बनाने में, काला रंग बनाने में क्योंकि काले रंग का पदार्थ होता है, और उपयोगी यौगिक बनाने में, अन्य उपयोगी यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है एरोमेटिक एमीन में इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एरोमेटिक वलय में अनुनाद अर्थात प्लस एम प्रभाव में, सुमेरिक प्रभाव बोलते हैं, के कारण आर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इससे इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ही आर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है, तो आर्थो और पैरा उत्पाद बनेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे अनुनाद को दिखाया गया है, एमीन NH2, ये जो असबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म है इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच वाले बंड में आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बंड बना दिया। इसी स्थिति में देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए धनात्मक चिन्ह आ गया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दिया धनात्मक आ गया। अब फिर जो है क्या होगा, चूंकि डबल बंड एक साथ नहीं रह सकता तो ये वाला बंड कार्बन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया माइनस के रूप में। अब पुनः खो खो खेलते हैं, उसी प्रकार से क्रम बढ़ते जाता है। ये जो कार्बन पे आया 2 इलेक्ट्रॉन है पुनः यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ और यहाँ दोनों में एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, 4 से अधिक संयोजकता नहीं होगी, तो यहाँ पे आ जाता है। इस कार्बन के पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऋणात्मक चिन्ह हो गया,
फिर अगला प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है पुनः स्थायी नहीं रह पाता है, वो जो है इस कार्बन, दोनों कार्बन के मध्य आ जाता है तो डबल बॉन्ड के रूप में आ जाता है, और यहाँ फिर लगातार डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ये कार्बन के पास चला जाता है, देखिए माइनस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से प्रक्रिया बढ़ती रहती, चलती रहती है, अनुनाद प्रभाव बोलते हैं। मतलब इसमें जो है अब हमको ये देखने के लिए मिल रहा है, ये आर्थो है, ये पैरा है, ये आर्थो है। तो आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ही आर्थो और पैरा पर आक्रमण करता है, और इसके कारण एनिलीन ग्रुप जो है बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, बहुत इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण। तो आप जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो देखने के लिए मिलेगा, अगर आर्थो और पैरा उत्पाद हमको बनाना होगा तो डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं इसको एसिड नाइट्रीकरण जब करेंगे तो एसिटिल समूह द्वारा सुरक्षित किया जाता है। उसी प्रकार से हैलोजनीकरण में भी एसिटिल समूह द्वारा सुरक्षित करेंगे एमीन समूह को, तब क्रिया हो पाती है, पैरा उत्पाद बन पाता है। अच्छा, एनिलीन निम्नांकित इलेक्ट्रॉन इसलिए भी क्रिया प्रदर्शित करती है, पहला हैलोजनीकरण, दूसरा सल्फोनीकरण और तीसरा नाइट्रीकरण। तो आइए क्रमशः देखते हैं। पहला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में है ब्रोमीनीकरण। तो एनिलीन कमरे के ताप पर ही ब्रोमीन जल से क्रिया करके, देखिए ब्रोमीन जल से क्रिया करता है ये कमरे के ताप पर, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का श्वेत अवक्षेप देता है, माने 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। क्या होता है जब ब्रोमीन जल से एनिलीन क्रिया करता है, ऐसा एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करता है करके पूछा जा सकता है भी। तो ये देखिए एनिलीन है, अरे ब्रोमीन का 3 अणु है, ये ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन रहा है। दूसरा, चौथा और ये 6वां कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप आके जुड़ गया है। तो ये आपको समीकरण देना पड़ेगा। अब इसमें जब एकल प्रतिस्थापी बनाना है, पैरा उत्पाद बनाना है, तो एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाने हेतु एमीन की क्रियाशीलता को कम करने के लिए, क्योंकि एमीन की क्रियाशीलता अधिक है, उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए पहले एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीकरण कराकर रक्षित किया जाता है, सुरक्षित करते हैं NH2 समूह को, फिर प्रतिस्थापन करते हैं और फिर अंत में प्रतिस्थापित एमाइड का जल अपघटन करते हैं, तो फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होगा। ये देखिए एनिलीन है, एसिटिक एनहाइड्राइड ली हमने पिरिडिन की उपस्थिति में। अब उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा हमको NH2 समूह को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एन फेनिल एथिलेमाइड या एसिटिनाइड बना देता है, NHCOCH3, यहाँ का हाइड्रोजन एक निकल जाता है, इसके जगह में COCH3 आ जाता है, COCH3 जुड़ता है। अब फिर इसका एसिटिल समूह एसिटिलीकरण करा करके हमने इसको रक्षित कर दिया। अब एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं, तो फिर जो है पैरा पोजीशन पर मेजर उत्पाद के रूप में ब्रोमो ग्रुप आके जुड़ गया। ठीक है, तो ये ब्रोमो एसिटिनाइड वाला हो गया। फिर अंत में इसका जो एमाइड प्राप्त हुआ है, इस एमाइड का जल अपघटन करेंगे, तो जल अपघटन करने पर हमको जो मेन उत्पाद है 4 ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। चौथे नंबर पे ब्रोमो ग्रुप है 4, 1 2 3 ये 4 है, तो उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन 2,4,6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त करना है तो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सल्फोनीकरण क्या है, तो एरोमेटिक एमीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट नहीं बन रहा है, बाकी सब में हम देखते थे डायरेक्ट बन जाता था, सल्फोनिक ग्रुप जाके जुड़ जाता था आर्थो पैरा वगैरह पोजीशन पे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। एरोमेटिक एमीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सबसे पहले एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। उसके बाद फिर उस हाइड्रोजन एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट को 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पार्श्ववर्ती अभिवापन अतिविन्यास द्वारा सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। ये समीकरण से स्पष्ट हो जाएगा। एनिलीन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने इसको अभिक्रिया कराया, तो देखिए एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, NH3HSO4, H2SO4 था तो एक हाइड्रोजन NH3 के रूप में जुड़ गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो प्लस है।
और HSO4 बचा, ये योगात्मक यौगिक बना दिया। अब इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमको जो है पार्श्ववर्तीय अभिविन्यास द्वारा सल्फेनिक अम्ल प्राप्त होता है। गर्म करते हैं तो इसका अब जो NH2 है यहां से H2SO4 पुनः निकल जाता है ना, और NH2 ग्रुप बचता है यहाँ पे, और यहाँ SO3H ग्रुप आके जुड़ जाता है। SO3H सल्फोनिक अम्ल वाला जो ग्रुप होता है, या तो यहाँ पे आप देखिए पैरा पोजीशन पे एमीन भी है, मेन पोजीशन आप बोल सकते हो, और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक अम्ल है। तो इसलिए इसको सल्फेनिलिक एसिड का नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछा जाता है कई बार सल्फेनिक एसिड क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र होता है इसका, है ना, सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड नाम से पता चल रहा है, माने सल्फोनिक अम्ल भी रहेगा और एनिलीन भी रहेगा, माने एमीन रहेगा, ठीक है। और ये जो है अभिविन्यास द्वारा इस प्रकार से होता क्या है, NH3 जो रहता है ये अपना हाइड्रोजन को NH3, ये जो सल्फोनिक अम्ल है इसमें अभिविन्यास होते रहता है, तो NH3 के रूप में हो जाता है, और यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर SO3 के रूप में रहता है, ठीक है। तो पुनः क्या है, इससे जो है हाइड्रोजन प्राप्त करेगा SO3H के रूप में, तो इसको ज्यूटर आयन बोलते हैं। कहने का मतलब अभिविन्यास द्वारा ज्यूटर आयन भी बनाता है। ज्यूटर आयन कहने का मतलब एक ही यौगिक पे दोनों प्रकार का आवेश इसमें उत्पन्न हो जा रहा है। एक प्रश्न है, सल्फेनिक अम्ल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, पूछा जाता है, आपके लिए बना दिया हूं आंसर। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सल्फेनिलिक अम्ल कहते हैं, तो ये है। अच्छा, इसका सल्फेनिलिक अम्ल को आप पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है। नाइट्रीकरण है दूसरा, तो नाइट्रीकरण भी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, पूछा जाता है परीक्षा में। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं होता है, क्योंकि एमिनो समूह द्वारा नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। एमिनो समूह जो है नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एमिनो समूह को सबसे पहले सुरक्षित रखना पड़ेगा हमको। तो सुरक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनिलीन के नाइट्रीकरण करने के पूर्व एसिटिलीकरण करेंगे। एसिटिलीकरण के द्वारा एमिन समूह को सुरक्षित करेंगे, फिर नाइट्रीकरण करेंगे, और जो प्राप्त यौगिक होगा उसका जल अपघटन करते हैं, तब अपघटन करने पर नाइट्रोएनिलीन प्राप्त होता है। यहां पे देखो अपघटन हो गया, ये अ नहीं रहेगा, अपघटन होगा। समीकरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये देखिए एनिलीन है, अब इस एमीन को हमको सुरक्षित करना है, बचाना है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे। तो एसिटिल क्लोराइड जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो एमीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और COCH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। देखिए COCH3 आ गया, HCl निकल जाएगा, इसमें से एक H और Cl। अब फिर आप इसका नाइट्रीकरण कराएंगे। एमीन समूह सुरक्षित हो गया, नाइट्रोजन सुरक्षित हो गया ना इसमें से। एसिटिनाइड बनने के बाद अब यहाँ पे सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ इसका नाइट्रीकरण करेंगे। तो नाइट्रीकरण करेंगे तो NO2 समूह पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा, पैरा नाइट्रो एसिटिनाइड बना दिया, है ना। एसिटिनाइड जो था नाइट्रो एसिटिनाइड बना दिया, पैरा से एक हाइड्रोजन निकला, NO2 ग्रुप आके जुड़ा। अब इसका ये जो यौगिक प्राप्त हुआ हमको पैरा नाइट्रो एसिटिनाइड, इसका जल अपघटन करेंगे। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है। देखिए H+H2 लिखा गया है, तो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो NH2 समूह सुरक्षित हो जाता है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ से एक H जाके जुड़ जाता है, NH2 हो जाता है, और H3COH को अलग कर देता है, और NO2 ग्रुप तो है ची, तो पैरा नाइट्रोएनिलीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण किया जाता है एनिलीन का। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों। अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाले सब करते हैं, तो ये क्यों नहीं करता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में लुईस अम्ल की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं, और लुईस अम्ल निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है ना। तो एनिलीन क्षारीय स्वभाव के होने के कारण निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके लवण बना लेता है। ये देखिए एनिलीन एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया किया और एक यौगिक बना लिया।
अब लवण बना लिया, और लवण बनाने के कारण जो है ये अभिक्रिया आगे नहीं कर पाएगा, जबकि C6H5 NH2 AlCl3 योगात्मक अभिक्रिया हो गया। तो इसमें NH2 समूह होने के कारण, इसमें अमीन समूह होने के कारण बेंजीन वलय निष्क्रिय हो जाता है ना, और एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो है नोट्स में लाने का प्रयास किया हूँ, बढ़िया नोट्स को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, और जो है बढ़िया अध्ययन करिए, अच्छे अंकों से पास होइए। तब तक के लिए धन्यवाद।